स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 है ना, धातुएं और अधातुएं। तो हम जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो धातुएं और जो अधातुएं जो होती है ना, मतलब जो तत्व होते हैं उनके गुणों के आधार पर हमने क्या किया था, जितने भी जो तत्व थे उनको धातुओं और अधातुओं के रूप में क्या किया था, हमने जो है फर्क किया था या उनमें हम जो है अंतर किए थे, है ना। तो हमने उसमें देखा था कि जो धातुएं जो होती है क्या होती है, चमकदार होती है, इनमें आघात व धन्यता का गुण पाया जाता है, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं जो होती है क्या होती है, बहुत ही ठोस होती है, कठोर होती है ना, और उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था, हमने जो है तत्वों के गुणों को देखा था और उसके आधार पर जो तत्व जो है उनको धातुओं और अधातुओं में क्या किए थे, हम डिवाइड किए थे, फर्क किए थे, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, है ना। जो धातुएं हैं और अधातुएं हैं उनमें जो है उनके कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो धातुएं हैं और जो अधातुएं जो होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जो है कैसे क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन से जो है क्रिया करके जो है क्या बनाते हैं, है ना। तो चलिए समझिए यहाँ पर ध्यान से। तो जो धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि अब क्या करिए, मैग्नीशियम का तार ले लिए, है ना, हम मैग्नीशियम का तार लेते हैं। अब मैग्नीशियम के तार को जैसे ही क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जैसे ही जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन, वातावरण के ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमने बना लिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमको क्या करना है, हमेशा जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें हमको जो है स्थिर के दोनों ओर जो भी परमाणु होते हैं उनको क्या करना रहता है, संतुलित करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है 2 है, ऑक्सीजन की 2 परमाणु है, तो इधर कितना ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, है ना, हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है इस कारण से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। इसी कारण से हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो है 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कहने का मतलब ये है, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, धातु है, और मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो धातुएं जो होती है, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, और ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। उसके बाद जो है यदि हम इसी जो यही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी क्रिया जो है अगर हम क्या करते हैं, अगर हम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है उनकी क्रिया जो है अगर पानी से कराते हैं, किससे कराते हैं, पानी से कराते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है क्या बना लेता है, पानी से क्रिया करके जो है हाइड्राइड बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर जो है हम इसकी प्रकृति को अगर हम जानना चाहते हैं कि ये जो है अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है हमको जो है लिटमस पेपर का क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो लिटमस पेपर हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं लिटमस पेपर, एक होता है लाल लिटमस पेपर और दूसरा क्या होता है, नीला लिटमस पेपर। तो यदि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है लाल लिटमस पेपर का जो है शुरू में उपयोग करते हैं, तो क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को ये जो है नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लिटमस पेपर है क्या है, सूचक है, जो क्या बताता है कि कोई भी जो पदार्थ जो है अम्ल है, अम्लीय प्रवृत्ति का है या फिर क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो जो लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो रहा है तो क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, और यदि नीला लिटमस पेपर क्या हो रहा है, लाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो है अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। तो यदि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें या फिर इसके जो हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं जल के साथ क्रिया करके जो हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। समझ में आया। तो मैं जो धातुएं जो होती है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम जो है अधातुओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अधातुओं की बात करते हैं। तो अधातुओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समझिएगा, अधातु क्या करते हैं, अधातु भी जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अधातु भी जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाते हैं ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये जो है सल्फर, क्या है ये, सल्फर है। सल्फर इसी को हम गंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंधक। आप जो लहसुन जो खाते हैं ना, लहसुन, उसमें जो है गंधक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गंधक। तो यहाँ पर देखिए सल्फर क्या है, अधातु है, और अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब
यहाँ पर ऑक्साइड शब्द आ रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अधातुएं भी जो है क्या करती है, वो जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है ऑक्साइड ही बनाते हैं। और यदि इसी ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, यदि हम इसी जो ये जो ऑक्साइड बनाया है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी क्रिया अगर हम पानी से कराते हैं, किससे कराते हैं, पानी से कराते हैं, तो पानी से जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो है ये जैसे ही जो है क्या करेगा, पानी से जैसे ही क्रिया करेगा तो ये यहाँ पर बना लेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बना लेता है। क्या बना लेता है, H2SO4। और H2SO4 यहाँ पर क्या है, एक अम्ल है। क्या है, अम्ल है। आप जानते हैं ये क्या है, एक खनिज अम्ल है। ओके, तो इस प्रकार से हमको क्या पता चलता है, जो अधातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड तो बनाती है, ठीक है, लेकिन उसी ऑक्साइड का अगर हम क्या करें, उसका जो है जल से पुनः जो है क्रिया कराएं, है ना, तो क्या बनता है, जल से क्रिया कराते हैं तो जो है अम्ल बनता है। क्या बनता है, अम्ल बनता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जब भी वर्षा होती है तो वो जो है वायुमंडल में क्या रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। और वही सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, जो पानी जब गिरता है ना, जब पानी जब वर्षा का जल जब गिरता है नीचे, तो उस जल से क्रिया कर लेता है और बना लेता है H2SO4। और यही जो है अम्ल वर्षा के रूप में क्या होता है, जमीन पर गिरता है, जिससे जो है कई प्रकार की हानियां होती है प्रकृति को। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो ये हमने देख लिया, पहला देख लिया कि जो धातुएं और अधातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ जो है क्रिया करके क्या बनाते हैं, है ना। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, जल के साथ क्रिया। क्या देखेंगे हम, जल के साथ क्रिया। जो धातुएं और अधातुएं जो होती है वो जल के साथ जो है क्रिया करके जो है क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो जब भी क्या होती है, जो धातुएं जो है ना, धातुएं जब क्या करती है, जल के साथ क्रिया करती है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है। और हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम धातु की, किसकी बात करते हैं, सोडियम धातु। अब सोडियम धातु की क्रिया हम किससे कराते हैं, हम जो है H2O से कराते हैं। किससे कराते हैं, H2O यहाँ पर क्या है, जल है। ठीक है, तो जैसे ही हम जो है सोडियम की क्रिया जो है जल से कराते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यहाँ पर मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है तो ये अणु के रूप में मुक्त होगा, है ना, बाहर निकलेगा। ऐसा जो है गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो रहा है ना। तो इसी को जो है कंप्लीट हमको जो है संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, इस कारण से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखिए संतुलित हो गया। ठीक है, उसके बाद सोडियम 2 हो रहा है, इस कारण से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो धातुएं जो होती है वो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है और अधिक मात्रा में क्या होती है, यहाँ पर ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं, है ना। अब हम आगे बात करते हैं अधातुओं के बारे में। ये तो हो गया सोडियम क्या था, धातु था। उसके बाद जो है अगर हम जो है ये क्या था, अभी तक जो है ये धातु था। ठीक है, और अधातुओं का अगर हम जल से क्रिया कराते हैं तो अधातुएं जो है जल से जो है क्रिया नहीं करती है। ठीक है, अधातुएं जो है जल से क्रिया नहीं करती है, इस प्रकार से जो है रासायनिक क्रिया नहीं करती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब उसके बाद जो है हम आगे जानेंगे अम्लों के साथ क्रिया। क्या जानेंगे हम, अम्लों के साथ क्रिया। ठीक है, इसको जानेंगे हम, जान लिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया। अब हम अम्लों के साथ क्रिया देखेंगे। तो जो धातु जो होते हैं, क्या जो होते हैं, जो धातु जो होते हैं वो जो है अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, वो जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम जो है धातु है। क्या है, धातु है। और मैग्नीशियम की क्रिया यदि हम तनु, है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम क्या करते हैं, यदि कराते हैं HCl से कराते हैं। HCl क्या है, यहाँ पर HCl जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, जैसे ही हम धातु की क्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। और क्या बनता है, यहाँ पर जो है
हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर कितना है, केवल एक ही है, तो इसको 2 कर दीजिए तो 2 हाइड्रोजन हो गया। तो Cl यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 है। अब क्या हो चुका है, ये समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि जो धातुएं जो है वो जो है अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? इसी प्रकार से जो है हम और दूसरा धातु देख सकते हैं, जैसे कि जिंक है ना, जैसे कि ये जिंक है, जिंक की क्रिया भी जो है हम क्या कराते हैं, ACl से कराते हैं। तो क्या बन जाता है, यहाँ पर भी जो है जिंक क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होती है, मुक्त होती है। कहने का मतलब ये है कि जो धातुएं जो है अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, और ये जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ऐसा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, है ना, ये एक नया यौगिक बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो है धातु का धातु द्वारा विस्थापन। ठीक है ना, तो चौथा जो है क्या है, धातु का धातु द्वारा विस्थापन है। इसके साथ साथ होता क्या है, ये जो पदार्थ जो होते हैं ना, इसी कारण से क्या किया जाता है कि जो यहाँ पर क्या है, जो धातु था वो अम्ल के साथ क्या बना रहा है, एक जो है नया यौगिक बनाता है, नया पदार्थ बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी कारण से जो घर में जो खाना खाने के लिए जो बर्तन जो होता है ना, उसमें जो धातु, चूंकि जो बर्तन जो रहता है धातु का बना होता है, उसमें यदि हम खट्टे पदार्थों को क्या करते हैं, अधिक समय तक रखते हैं, तो उसमें जो है विषैले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी कारण से जो है धातु के बर्तन में जो है जो धातु का जो बर्तन होता है उसमें खट्टे पदार्थों को अधिक समय तक रखने से जो है मना किया जाता है। समझ में आया? उसके बाद जो है हम जानेंगे धातु का धातु द्वारा विस्थापन क्या होता है। यदि हम क्या कराते हैं, अगर कोई धातु का धातु द्वारा विस्थापन मतलब क्या है कि अगर कोई यौगिक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर हम जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि कॉपर सल्फेट ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं, एक जो है ये परख नली है, क्या है ये परख नली है। अब परख नली में हम क्या कर देते हैं, इसमें जो है कॉपर सल्फेट के विलयन को भर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक विलयन लेते हैं और कॉपर सल्फेट की विलयन को जो है क्या कर देते हैं, यहाँ पर भर देते हैं। अब भरने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो है लोहे की कील को क्या कर देते हैं, हम लोहे की कील को जो है इसमें डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, लोहे का जो कील जो है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, इसमें डुबा देते हैं। तो जैसे ही हम इसको डुबा देंगे तो क्या होगा, जो लोहे का जो कील जो है ना, उसके ऊपर जो है क्या होता है, ये लोहे की कील के ऊपर जो है कॉपर सल्फेट का ये जो कॉपर जो होता है वो क्या हो जाता है, इसमें आकर के जो है इसके ऊपर जो है क्या हो जाता है, इसके परत कील में यहाँ पर जो है ये जो इसमें जो ये जो रहता है, जो कील जो रहता है लोहे का कील, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, तांबे की परत जो है वहां पर चढ़ जाती है। ठीक है, तांबे का परत क्या हो जाता है, वहां पर चढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ऊपर में जो लोहा जो था है ना, उसको क्या कर देता है, वो जो है कॉपर जो है विस्थापित कर देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि धातु का धातु द्वारा विस्थापन मतलब कम क्रियाशील जो धातुएं जो होती है उनको जो है, जो अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और उसके स्थान पर जो है उनका स्थान जो है स्वयं ले लेते हैं। समझ में आया यहाँ पर? तो ये जो है इस प्रकार से क्या होता है, ये जो विलयन जो रहता है इसमें जो आयरन जो है इसमें जो है मिल जाता है, फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर जो है इसके ऊपर क्या हो जाता है, कॉपर का जो है परत यहाँ पर चढ़ जाता है। मतलब कम क्रियाशील धातुओं को जो है अधिक क्रियाशील धातु क्या कर लेते हैं, विस्थापित कर देते हैं और उनका स्थान स्वयं ले लेते हैं। समझ में आया? तो धातु का धातु द्वारा विस्थापन, तो हम जो है यहाँ पर जो है चार चीजें देख ली धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में। पहला था ऑक्सीजन के साथ क्रिया, दूसरा था जल के साथ क्रिया और अम्लों के साथ क्रिया और चौथा था धातु का धातु द्वारा विस्थापन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो उदाहरण के द्वारा जो बहुत अच्छे से बुक में समझाया गया है, आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आकर के जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम उत्कृष्ट धातुओं के बारे में पढ़ेंगे और संचारण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।